नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें से मुलायम सिंह यादव का नाम जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। स्टार प्रचारकों से उनका नाम गायब है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिम्पल यादव, अहमद हसन, राजेंद्र चौधरी, राम गोविंद चौधरी शामिल हैं। जया बच्चन, आजम खान भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। तो ये स्टार प्रचारकों की जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र नहीं है। हमने पहले भी आपको इस खबर से रूबरू कराया था और वजह के तौर पर अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो है वो हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय होता है उम्र के हिसाब से, और दूसरी बात ये कि पारिवारिक जो विवाद है और जो स्टेटमेंट्स मुलायम सिंह यादव दे दिया करते हैं कई बार वो सपा के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। तो इस चीज का भी शायद इसे एक वजह माना जा रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि पिछले दिनों उनके कुछ स्टेटमेंट्स रहे जिसमें वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ वो शिवपाल यादव के साथ होने की बात करते हैं जो ऑलरेडी पार्टी से अलग होकर अपनी एक पार्टी बना चुके हैं। तो उस हिसाब से शायद उस सिचुएशन से बचने की भी एक कोशिश है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, जब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है बाहर आई है, एक ही सवाल है, मुलायम सिंह यादव इसमें नहीं है तो क्यों नहीं है? बिल्कुल सही सवाल किया जीनत आपने कि मुलायम सिंह यादव इस लिस्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है। अखिलेश यादव जो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया हो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर मंच से कोई ऐसी बात बोल दिए जो गठबंधन के लिए सटीक नहीं बैठता तो वो एक बड़ा नुकसान होगा और मायावती इस बात को लेकर नाराज हो सकती हैं। हालांकि मायावती ने जरूर कहा था कि जो बैनर पोस्टर बनेंगे उसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को जगह दी जाए जिससे एक मैसेज जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं। आपको याद होगा जब 15 दिन पहले मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मंच पर माइक थाम लिया और कार्यकर्ताओं से बात करने लगे और उन्होंने कई नाराजगी जताई। पहले तो गठबंधन पर सवाल खड़े किए, उसके बाद जो टिकट का बंटवारा उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव मंच पर जाएंगे तो वो जब माइक संभालेंगे तो वो अखिलेश यादव के हिसाब से नहीं बात करेंगे, वो अपने हिसाब से बात करेंगे और पार्टी के हिसाब से बात करेंगे जो वो पहले भी कर चुके हैं। इस वजह से अखिलेश यादव शायद बखूबी समझते, इसीलिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं रखा। दूसरी बात, जहां से उनके पिता मुलायम सिंह यादव 2014 में चुनाव जीते थे यानी आजमगढ़ का लोकसभा क्षेत्र, वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनको सम्मानजनक रूप से मैनपुरी से वो लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम ना होना, इस बात को लेकर मुलायम सिंह अब भी नाराज हो सकते हैं क्योंकि मुलायम सिंह अभी तक सामने नहीं आए। जब वो सामने आएंगे तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी बाहर जीनत। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल से इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो एक पूर्वांचल में बड़ा चेहरे के तौर पर लड़ सके, क्योंकि पश्चिम में राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव सहित कई बड़े नेता हैं। लेकिन अभी इस बात को देखना होगा क्योंकि मुलायम सिंह ने एक सिफारिश और की थी जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जीनत अपर्णा यादव। उनको उन्होंने कहा था संभल से चुनाव लड़ाने के लिए, हालांकि अखिलेश यादव ने वहां से दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब मुलायम सिंह किस तरीके से इस बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं कि आखिर जया बच्चन का नाम है, राम गोपाल यादव का नाम है, आजम खां अहमद हसन का नाम है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं है जो पार्टी के संरक्षक है और अखिलेश यादव के पिता है। इसको लेकर अब विपक्ष भी अखिलेश यादव पर हमला करेगा क्योंकि विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। लगातार एक दूसरे के ऊपर ट्वीट करके वार दिया जा रहा है, निजी हमले किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात होगी क्योंकि सपा बसपा का जो गठबंधन है, वोट जो शेयर है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी अपनी आज विजय संकल्प सभाएं कर रही है, पूरे देश में 500 सभाएं। तो मुलायम सिंह यादव को आप दरकिनार नहीं कर सकते अगर गठबंधन में हैं और अगर गठबंधन में नहीं है। दोनों सूरत में मुलायम सिंह यादव को साथ लेकर चलने की कोशिश अखिलेश यादव की आगे भी होगी क्योंकि मुलायम सिंह यादव का एक बयान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन में एक साथ है उनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जीनत, बिल्कुल, उनके स्टेटमेंट से हमने देखा भी बहुत चर्चा रही, माहौल जवाब देने मुश्किल हो गए थे और शायद ये भी एक वजह रही होगी। बहुत शुक्रिया अजीत, आपने जो है काफी बारीकी से तमाम जो पॉइंट्स है जो हो भी सकते हैं उस पर भी बात हुई। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की सूची भी जारी हुई है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, रामपुर से आजम खान जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव का हम जिक्र करें जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और हमने इस बारे में न्यूज 18 ने इस बारे में तकरीबन 15 दिन पहले ही जो ये चर्चा थी, क्योंकि आम लोगों से जुड़कर, ग्राउंड पर जुड़कर जब न्यूज 18 अब आपके लिए काम करता है तो खबरें जब वहां से आती हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। तो न्यूज 18 आपको पहले ही जानकारी दे चुका था कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव जो है चुनाव लड़ेंगे और न्यूज 18 के कार्यक्रम में भी जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ था कि चर्चाएं हैं तो उन्होंने कहा था कि अगर सच में मैं लड़ूंगा, हो सकता है ऐसा, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन आजमगढ़ से हो सकता है।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का परिवार अब पश्चिम से यानी इटावा सैफई से बाहर निकलकर पूर्वांचल में अपना गढ़ बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे। इसके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए अब अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में है। इससे इशारा साफ है, संकेत साफ है कि अब पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन गोपी के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के कार्यक्रम में पहले ही आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री से आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर उन्होंने क्या कहा था, हम आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी, अब तो नॉमिनेशन शुरू हो गया, अपनी सीट तो बता दीजिए। आप चुनाव लड़ेंगे ये हम लोग जानते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि आजमगढ़ मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग जिस जिले से चाहते हैं कि मैं लड़ूं, कम से कम वहां की जनता तो कहे कि मैं लड़ूंगा। नहीं, कहां से प्रस्ताव आया अभी ये बता दीजिए। फिलहाल तो अभी आजमगढ़ से है जी। तो मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव। बात शुरू कर दोगे तो बहुत सारे प्रस्ताव आ जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव, वहां की पार्टी संगठन, वहां का लीडरशिप जब स्वीकार कर लेंगे तो मैं लड़ूंगा। संभल में सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के चुनाव ऑफिस के उद्घाटन पर नाश्ते की लूट मच गई। यहां सपा प्रत्याशी ने बिना चुनाव आयोग की अनुमति से नाश्ता बंटवाकर आचार संहिता का मजाक बना दिया, लेकिन प्रत्याशी के प्रतिनिधि नाश्ता कराए जाने से इनकार कर रहे हैं। नाश्ते की व्यवस्था नहीं की थी, वो इस वजह से क्योंकि हम आचार संहिता का हमने पूरा ख्याल रखा है। जब टिकट हुआ था तो टिकट के टाइम पर भी हमने किसी तरह कोई जुलूस, रोड शो वगैरह इसी वजह से नहीं निकाला, क्योंकि आचार संहिता लगी है। हमें चुनाव जो लड़ना है पूरे कानून के दायरे में लड़ना है। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की कहीं कोई इस टाइप की चुनाव आचार संहिता की कोई खिलाफ कोई बात हो। अगर ये कोई नाश्ते पानी की जैसे आप बात बता रहे हैं तो चंद कार्यकर्ता शायद हो सकता हो, मेरी नॉलेज में भी नहीं है, उन्होंने अपने स्तर से कुछ आप नाश्ते पानी का अपने स्तर से कुछ कर लिया हो तो मैं कह नहीं सकता। हमारी तरफ से किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं। कार्यकर्ता अपने स्तर से नाश्ता बांध के थोड़े ही लाते हैं, अजीब ही खैर स्टेटमेंट है। सुनील हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, वैसे चुनावों में हम देखते हैं नाश्ता हो, शरबत हो, तोहफे हो, खान पान की बात करें, कपड़े हो, ये सब वैसे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? क्योंकि तस्वीरें तो बड़ी ही रोचक भी लग रही हैं और हास्यास्पद भी। जिनत ये बड़ा अजब मामला है, बड़ा अजीब मामला है। संभल लोकसभा के प्रत्याशी शफीकुर रहमान बर्ग के मुख्य चुनाव कार्यालय का कल मैथा बाजार में संभल में उद्घाटन था जी। वहां पे खूब सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। इस बीच में नाश्ते का अंदर इंतजाम हो गया है, नाश्ता होने लगा, सैकड़ों लोगों की भीड़ नाश्ते पर टूटी है, वहां छीनछान मची है, लूट मची है। जब कैमरे में इस चीज को कैद किया गया तो वहां पर सामने सीधे प्रत्याशी सामने आने को तैयार नहीं थे। उनके ये जो जियाउर रहमान बर्ग हैं उनके सपा प्रत्याशी के नाती हैं और यहाँ पर प्रत्याशी प्रतिनिधि भी हैं, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बोले हमने कोई इंतजाम नहीं किया। सवाल ये है लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता है, तमाम निर्देश हैं आयोग के, उसके बाद नाश्ता हो रहा है। मतलब इतना बड़ा नाश्ता कौन करा देगा, कौन इंतजाम करा देगा? सीधी बात यह है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसा आज नहीं हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर भी 2 दिन पहले संभल के चेयरमैन हैं, उनके पति ने हाजी शकील मेंबर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोबरा बोला था। लगातार संभल में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और यहाँ प्रशासन की बात है तो प्रशासन पूरे मामले पे बिल्कुल मौन रहता है, कोई बोलने को राजी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से अपने लोकसभा चुनावी अभियान को रफ्तार देने जा रही है। पार्टी 24 और 26 मार्च को विजय संकल्प सभा के माध्यम से 2019 लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेगी। इन 2 दिनों में पार्टी ताबड़तोड़ 500 रैलियां और जनसभाएं करेगी। इसी कड़ी में आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आगरा से 2019 के रण का आगाज करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आज कानपुर में विजय संकल्प सभा करेंगी। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी हुंकार भरेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान को और धार देंगे। सहारनपुर में आज सीएम एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। रैली से पहले मां शाकुंभरी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के दर्जनों मंत्री और नेता भी कई सभाएं करेंगे।
तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का जिक्र करें हम, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करें, रेल मंत्री पीयूष गोयल का जिक्र करें, हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का। देखिए 500 सभाएं जो हैं होनी है 2 दिन के अंदर और अपने अपने स्तर पर तमाम क्षेत्रीय नेता भी कर रहे हैं और बड़े नेताओं का भी हम जिक्र कर रहे हैं। और क्योंकि पहला चरण में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इस लिहाज से भी पश्चिमी यूपी खासतौर से फोकस में है। तो जैसे कि हमने पश्चिमी यूपी का जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान को और धार देंगे। सहारनपुर में आज सीएम एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले मां शाकुंभरी के दर्शन पूजन भी करेंगे। शंखनाद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर की बेहट विधानसभा में इस नगला माफी में रैली स्थल पर आएंगे और यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लगभग 12:45 पर मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी शंखनाद करेंगे। बीजेपी ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर खास प्लान तैयार किया है और यहां पर जिस तरीके से देवबंद में गठबंधन की रैली होनी है, ऐसे में मुख्यमंत्री यहां से हिंदुत्व का हार्डकोर एजेंडा लेकर के पूरे सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश करेंगे। इतना इस बार साफ है कि मुख्यमंत्री यहां से एक मैसेज देकर के उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के सियासी संग्राम को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में दलित और मुस्लिम समीकरण हावी रहते हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जिनमें यह फैक्टर काम करता है और इस फैक्टर को प्रभावित करने के लिए, हिंदुत्व का एजेंडा मुखर करने के लिए मुख्यमंत्री यहां से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 सहारनपुर। तो विजय संकल्प रैली का हमने जिक्र किया, तमाम बड़े लीडरान जो हैं उसमें शिरकत करें। सुषमा स्वराज जो है क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान को नष्ट करना चाहिए था, उसने नहीं किया। आप सबके कहने के बाद भी नहीं किया, तो वहां हम उन ठिकानों को ध्वस्त करके आए हैं, लेकिन हमने न उनके सिविल नागरिकों को छुआ है, न उनकी मिलिट्री को छुआ है। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की सहभागिता और उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अपने विमान भेजे, हमने उनका एक विमान मार गिराया, उन्होंने हमारा एक विमान मार गिराया और हमारे पायलट को पकड़ लिया। अभी जिसका जिक्र कर रहे थे महेश जी, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता थी, मात्र 2 दिन के अंदर हम अपने पायलट को वापस लेकर आए। उसके बाद से पाकिस्तान को ये भय लगने लगा कि शायद भारत उन पे हमला करेगा, भारत स्थिति को बिगाड़ेगा, माहौल को गर्म करेगा। और उन्होंने सब जगह फोन करने शुरू किए कि भारत स्थिति को एस्केलेट करेगा, सिचुएशन को एस्केलेट करेगा। तड़ातड़ फोन आने लगे मुझे। इतने विदेश मंत्रियों से फोन आए, 3 बातें कहते थे वो। सबसे पहले पुलवामा के शहीद हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते थे। दूसरे वाक्य में जो हमने कार्रवाई की उसमें समर्थन का एहसास कराते थे। और तीसरे वाक्य में दबे स्वर में कहते थे कि भारत कहीं सिचुएशन को एस्केलेट तो नहीं करेगा। तो सब विदेश मंत्रियों को मैंने एक ही बात कही, देखिए भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, जिम्मेदार राष्ट्र है, परिपक्व राष्ट्र है। इसलिए हम अपनी ओर से सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक हरकत और पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड में भी बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर कुल 8 विजय संकल्प जनसभाएं करेगी। आज सीएम त्रिवेंद्र अल्मोड़ा के टनकपुर में जनसभा करेंगे। वहीं नैनीताल के सितारगंज में भगत सिंह कोश्यारी, गढ़वाल संसदीय सीट की गैरसैंण में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम भी गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। अल्मोड़ा में 26 मार्च को देघाट में विजय संकल्प जनसभा होगी, जिसे सीएम संबोधित करेंगे। 26 मार्च को ही सीएम टिहरी संसदीय सीट के लिए पुरोला में भी जनसभा करेंगे। 26 मार्च को ही टिहरी संसदीय सीट के लिए भी भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी
थावरचंद गहलोत देहरादून के राजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू हरिद्वार संसदीय सीट के लिए देहरादून के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है, गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनका भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। किसानों का 10,000 करोड़ बकाया है, मतलब उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और अगली फसल सब कुछ ठप हो गई है। ये चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। तो प्रियंका गांधी हाल ही में ट्विटर पर एक्टिव हुई हैं और अब पॉलिटिकली, क्योंकि आप आजकल अगर आप चुनाव को थोड़ा सा करीब से देखें तो चुनावी जंग ट्विटर पर भी चल रही है और अब ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाए, गन्ना किसानों का जिक्र किया और जब जल मार्ग से वो जब यात्रा कर रही थी तो उन्होंने किसानों का जिक्र किया और एक स्टेटमेंट था उनका कि चौकीदार जो है वो अमीरों के होते हैं, तो उन्होंने उसका यहाँ पर जिक्र भी किया और फिर गन्ना किसानों का बकाया और फिर उनकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका जिक्र करते हुए सवाल उन्होंने सरकार पर उठाया, न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी। अब जब वार हुआ तो पलटवार भी होना था। प्रियंका गांधी की बात करें तो सीएम योगी ने पलटवार किया और कहा कि हमने लंबित 57,800 करोड़ का गन्ना का जो भुगतान था, वो बकाया जो था वो हमने कर दिया है पूरा। ये रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। पिछली सपा सरकारों ने गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिससे किसान भुखमरी का शिकार हो रहे थे। किसानों के तथाकथित हितैषी तब कहां थे जब किसान भुखमरी की कगार पर था। प्रियंका गांधी ने वार किया, पलटवार भी हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टैट्स के साथ आते हैं और बाकी स्टेट्स के बजट का कंपैरिजन करते हैं 57,800 करोड़ रुपए के भुगतान का जिक्र करते हुए। उधर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक जो है वो हो रही है। AIMPLB अध्यक्ष समेत सभी मेंबर बैठक में बुलाए गए हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक में शामिल। नदवा कॉलेज में ये बैठक जो है वो हो रही है और अचानक ये जो बैठक है इससे राजनीतिक गलियारों में जरूर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल देश में मुसलमानों और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, दारुल कज़ा, इन विषयों पर मंथन का भी जिक्र हो रहा है और बोर्ड की बैठक से मीडिया को खास तौर से दूर रखा गया है। शबाब हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, टाइमिंग तो यही कह रही है कि चुनाव और फिर किस दिशा में जाना है, क्या इस चीज को जहन में रखकर बैठक हो रही है? और देखिए, चुनावी मसला तो है, लेकिन हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चुनावों में इस तरीके की खुलकर कोई भी बात नहीं कहता है। बैठक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जीनत। 11 बजे से ये बैठक चल रही है जिसमें मौलाना राबे हसनी नदवी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बोर्ड में जफरयाब जिलानी, खलीलुर रहमान, फरंगी महली जैसे तमाम बोर्ड के सदस्य मौजूद हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को भी हैदराबाद से यहाँ पर इस मीटिंग में तशरीफ लाना था, लेकिन चूंकि चुनावी मौसम है, उनकी तमाम मीटिंग्स लगी हुई है, लिहाजा वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। कुल 51 मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में देश भर के। उन 51 में से तकरीबन 20 मेंबरान जो हैं वो इस बैठक में हैं। बैठक के कई एजेंडे हैं जिसमें अयोध्या मसला सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि मध्यस्थता को लेकर के कोशिशें लगातार जारी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक पार्टी है इस पूरे मसले में, लिहाजा अयोध्या मसले पर क्या कैसे काम करना है, क्या मध्यस्थता का एजेंडा होगा, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसके अलावा चुनावी रणनीति पर भी बातचीत हो रही है। मुमकिन उम्मीद है कि जो पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, उनको भी बुलाया गया है। हालांकि वो अभी तक नजर नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया को इस पूरी मीटिंग से बिल्कुल दूरी बनाकर रखाई गई है। मीडिया को कॉलेज के बाहर ही रोक दिया गया है। जो बड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि कोई भी बात जो है वो मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग उस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा इस तरीके की कोई भी बात बाहर
नहीं आने दी जा रही है। शबाब, बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया को दूर रखा गया है, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि इस मीटिंग के बाद स्टेटमेंट कुछ आता है या नहीं। हरियाणा की मशहूर डांसर और एक्टर सपना चौधरी अब राजनीति के मैदान में दिखेंगे। सपना ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सपना चौधरी ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के घर पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस पश्चिमी यूपी से सपना को टिकट दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व रहा है। 2014 में भी जाट और मुस्लिम वोटरों के अलग होने का नुकसान रालोद को भुगतना पड़ा था। जाटों ने एकमुश्त होकर बीजेपी के हक में वोट कर दिया, लिहाजा कांग्रेस हर रणनीति पर काम कर रही है।